हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है और चित्राली गुप्ता क्लास में आ भी चुकी हैं। चित्राली जी गुड इवनिंग। साक्षी यादव क्लास में आ चुकी हैं। साक्षी गुड इवनिंग। और मानसी त्यागी क्लास ज्वाइन कर चुकी है। मानसी गुड इवनिंग। और उम्मीद करते हैं कि बाकी बच्चे भी क्लास जल्दी ज्वाइन कर लें। और जैसा आप जानते हो मानसी, कि यहाँ पर इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ HIV। उसको हम पढ़ चुके हैं। और HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। और ये वायरस एड्स कोज करता है। रिट्रोवायरस है। इसमें RNA होता है, लेकिन होस्ट सेल में जाने के बाद ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। और जिस प्रोसेस से कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम यहाँ चाहिए होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। और इससे बी लिम्फोसाइट नंबर घटता है और लील भी हो सकती हैं। तो एड्स का मतलब होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसमें इम्यून सिस्टम वीक से वीकर होता चला जाता है और फाइनली वो काम करना बंद कर देता है। और जो डिजीज इंसान को होती हैं वो रिकवर नहीं होती। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और हम ये भी जान लें, एक पॉइंट ऐड कर लें वहां पर, 1 दिसंबर इज सेलिब्रेट एज वर्ल्ड एड्स डे। मुझे याद नहीं हमने पूरा किया था, कहाँ तक किया था। देखिए, हाँ वो तो हम कर चुके हैं, सॉरी, वो एड्स हम पहले पढ़ चुके हैं वायरल डिजीज में। कल हमने जो टॉपिक था उसका मकसद केवल स्ट्रक्चर ऑफ HIV और लाइफ साइकिल HIV पूरा करना था। और आज फिर एक श्रेया गुप्ता भी क्लास में आ चुकी है। श्रेया गुप्ता, आज फिर हम एक और ड्रेडफुल डिजीज की बात करें, कैंसर की बात करें। नाम से डर सा लगता है, चाहे एड्स हो चाहे कैंसर हो, बोथ आर ड्रेडफुल डिजीज। तो आज का टॉपिक हमारा होगा कैंसर। ठीक है, कैंसर होता है, कैंसर में पढ़ना है। और हम सब जानते हैं कि कैंसर जो है, श्रेया गुप्ता, कैंसर जो है ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन है। एक छोटे से वर्ड में मैंने पूरी कहानी को कहने की कोशिश की है। कैंसर इज द एबनॉर्मल सेल डिवीजन, है ना। तो हम शुरुआत कहां से, कैंसर इज एबनॉर्मल सेल डिवीजन है। तो सेल डिवीजन लगातार होते रहते हैं। जब सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाता है, वो परफेक्ट नहीं रहता, उस पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, वही कैंसर है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कैंसर इज ए साइटोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि सेल डिवीजन अफेक्ट हो रहा है। सो वी कैन से, हम क्या कहते हैं, सो वी कैन से, हम क्या कह रहे हैं, से दैट कैंसर इज ए साइटोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन का डिसऑर्डर है। सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाते हैं, उन पर कंट्रोल हमारा खत्म हो जाता है। अगर हम वैसे बात करें तो जो हमारा सेल डिवीजन है, डिफरेंशिएशन है, वो हाईली कंट्रोल प्रोसेस है। सेल डिवीजन, जब भी डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन और हाईली कंट्रोल प्रोसेस, तो काफी कंट्रोल के ऊपर होता है। श्रेया गुप्ता, आर हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस, ये हाईली कंट्रोल प्रोसेस है। ठीक है, इस पे काफी कंट्रोल होता है। लेकिन एक सेकंड वेट करिएगा। हाईली कंट्रोल प्रोसेस, ठीक है। और बट इन कैंसर, जब कैंसर होता है तो क्या होगा, दिस कंट्रोल इज लॉस्ट, ये कंट्रोल खत्म हो जाता है, वही कैंसर है। इन कैंसर में क्या होता है, दिस कंट्रोल इज ब्रेक डाउन, दिस कंट्रोल इज लॉस्ट, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस बहुत कंट्रोल्ड है, इसमें हर चीज परफेक्टली होती है, वो कंट्रोल खत्म हो जाना ही कैंसर होता है और एक डेडफुल डिजीज है। अब कैंसर क्या है, हम बचल डिवीजन है, सेल डिवीजन डिसऑर्डर है। कैसे होता है, कौन करता है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं,
ये सब पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये एक ड्रेडफुल डिजीज है। तो फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉइंट क्लियर हो, कैंसर क्या है, तो आप डिफाइन करें कैंसर इज द एबनॉर्मल सेल डिवीजन, और इट इज साइटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और इसमें जो सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, उस पर हमारी बॉडी का कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो मानसी ये हो गया। अब स्टडी ऑफ कैंसर, अगर मैं बात करूं स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर इज ओंकोलॉजी। जो कैंसर की स्टडी है उसे हम बोलते हैं ओंकोलॉजी, और कैंसर के जो एक्सपर्ट हैं उन्हें बोलते हैं ओंकोलॉजिस्ट, दे आर कॉल्ड ओंकोलॉजिस्ट। तो स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाएगी, स्टडी ऑफ कैंसर कहलाती है ओंकोलॉजी। ठीक है, तो हम, और जो कैंसर करेगा उसका बात अभी हम करेंगे, उसे बोलेंगे हम कार्सिनोजन या ओंकोजन। तो सब वर्ड जुड़े हुए होते हैं, तो इनके वर्ड्स का एक बार आपको उसकी थीम पता चल जाए क्या कहना चाहता है, तो फिर हमें समझने में आसानी होती है। तो ओंकोलॉजी क्यों बोलते हैं, नहीं, अब ओंकोस मीन्स डिफरेंट, क्योंकि जो सेल बन रही हैं वो डिफरेंट नॉर्मल सेल नहीं बन रही हैं, वहां से ये वर्ड आया है। और अब दो तरह की सेल होती हैं, नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल, और कैंसर सेल को न्यूप्लास्टिक सेल बोलते हैं। तो व्हेन ए नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल है, व्हेन नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसरस सेल called neoplastic cell। न्यूप्लास्टिक वर्ड कैंसर सेल के आता है, न्यूप्लास्टिक सेल। ठीक है, तो शुरू में सेल नॉर्मल होती हैं और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कैंसरस सेल में, यानी वो सॉरी दैट स्टार्ट एबनॉर्मल सेल डिवीजन। क्या करेगी वो, दैट स्टार्ट एबनॉर्मल सेल डिवीजन। अब ये हो गया। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि नॉर्मल सेल है कैंसरस सेल है, क्या हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर हम नॉर्मल सेल में और कैंसर में अंतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तो अभी तक हमने बात की कैंसर क्या है। अब जो नॉर्मल सेल है और कैंसर सेल उसकी बात जानेंगे। मैं डिफरेंस की फॉर्म 3 डिफरेंस लिख रहा हूं, उनसे हमें कवर अप हो जाएगा, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल। तो मैं एक दो पार्ट डिवाइड करूं, आप ऐसे करेंगे। नॉर्मल सेल, ठीक है, ये लिखा मैं नॉर्मल सेल, और यहाँ लिखा मैं कैंसरस सेल, कैंसरस सेल। अब मैं पहले बात कर रहा हूं, देखिए जो नॉर्मल सेल है दैट शोज कॉन्टेक्ट इनिबिशन, वो कॉन्टेक्ट इनिबिशन कहते हैं। ये एक नॉर्मल सेल है, जैसे दूसरे कॉन्टेक्ट में आती है, टच होती है, ये डिवीजन नहीं करेगी, इसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनिबिशन। तो एक नॉर्मल सेल व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट टू अनदर सेल इट स्टॉप डिवीजन, इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट इनिबिशन। लेकिन जो कैंसर सेल है दे डू नॉट शो कॉन्टेक्ट इनिबिशन, कॉन्टेक्ट में आने के बाद भी डिवीजन करती रहती है। तो अगर कोई सेल कॉन्टेक्ट में आने के बाद डिवीजन कर रही है तो हम कहेंगे कि कैंसरस सेल है। तो पहला लिखेंगे, ए नॉर्मल सेल shows contact inhibition। ठीक है, वो डिवीजन नहीं करती, इनहिबिट हो जाती है। नो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, जो कैंसर सेल है उसका कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होता, नो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन इसका नहीं होगा। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। एक तो ये पैरामीटर है, डिफरेंस है। दूसरा क्या है, नॉर्मल सेल हैज डेफिनेट लाइफ स्पैन,
एक उसकी उम्र होती है, उसमें डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो मर जाती है, डेफिनेट लाइफ स्पैन। ठीक है, हर सेल की लाइफ स्पैन है और हम कहते हैं अब इसके बाद मर जाएगी। लेकिन जो कैंसर सेल हैं, दीज आर इमोर्टल, वो अमर होती है, डिवीजन करती रहती, मरती नहीं है। कैंसर सेल इज इमोर्टल। कैंसर सेल्स आर इमोर्टल, इमोर्टली अमर है। एक पॉइंट ये हो गया। तो अगर कोई सेल डिवीजन करे जा रही और उसकी डेथ नहीं हो रही है तो कैंसर सेल होगी। अब एक और डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल सेल है दैट अटेन मैच्योरिटी, यानी एक स्टेज के बाद वो मैच्योर हो जाती है, जबकि कैंसर सेल्स हमेशा इमेच्योर ही बनी रहती है, वो मैच्योर नहीं होती। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, ये कौन नोट करेंगे, अटेन्स मैच्योरिटी आफ्टर ए पीरियड, एक पीरियड के बाद वो मैच्योर हो जाती है। सही, तो अटेन और आफ्टर ए पीरियड। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, रिमेन्स इमेच्योर, वो मैच्योर नहीं होगी, रिमेन्स इमेच्योर, वो इमेच्योर रहती है। ये तीन बड़े डिफरेंस हैं जिसके बेस पर हम बोलते हैं कि नॉर्मल सेल है या कैंसरस सेल है। हालांकि डिफरेंस और भी हैं, और हम अपने लेवल की बात करें तो हमारे यहाँ तक इन तीन डिफरेंस से कंफर्म हो जाता है कि नॉर्मल सेल में ये प्रॉपर्टी, कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी है। तो सेल के बिहेवियर से हम जान लेते हैं कि नॉर्मल सेल है या कैंसरस सेल है। तो ये डिफरेंस तीन आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद जब सेल डिवीजन बहुत फास्ट होते हैं, फटाफट हो चले जाते हैं, तो ज्यादा सेल बनेंगी, इमेच्योर सेल तो बनने पर ज्यादा बनेंगी, एंड दीज सेल्स कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए मास। ये सेल एक मास की फॉर्म में, एक ट्यूमर की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, उसे ट्यूमर बोलते हैं। तो क्या होगा, ट्यूमर की बात करें, ट्यूमर क्या है ना, कलेक्शन ऑफ इमेच्योर सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। कहते हैं ट्यूमर हो गया, गांठ हो गया, या बहुत सुनते हो, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जानो ट्यूमर की बात करेंगे। ट्यूमर, ट्यूमर कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ immature cells, immature cells, immature cell कलेक्शन को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ immature cells। ठीक है, वो ट्यूमर है। तो जो इमेच्योर इकट्ठी हो गई वो ट्यूमर होता है। और ट्यूमर दो तरह का है, बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हम बात करें दो टाइप की। ट्यूमर इज ऑफ टू टाइप, दो तरह का होगा। हम पहले बात किस करेंगे, पहले बात करेंगे नंबर वन, बेनिग्न ट्यूमर, बेनिग्न ट्यूमर। देखिए, ऐसा ट्यूमर जो जहां बनता है उसी साइट पर, उसी पोजीशन पर कन्फाइंड रहता है, सीमित रहता है, और उसकी सेल वहां से कहीं और माइग्रेट नहीं करती। तो जो ट्यूमर अपनी ओरिजिन साइट पर ही बना रहता है वो बेनिग्न ट्यूमर है, और ये बहुत खतरनाक नहीं होता। इसे हम नॉन कैंसरस ट्यूमर बोल सकते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। तो व्हेन ट्यूमर क्या है, व्हेन ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड, सीमित, रिमेन्स कन्फाइंड। तो श्रेया कहाँ कन्फाइंड, रिमेन्स कन्फाइंड टू ओरिजिन साइट, ओरिजिन साइट जहां बना वहीं सीमित रहता है, डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट, दूसरे पार्ट को नहीं जाता।
spread to other part called banning or banning ट्यूमर, वो बैनिंग ट्यूमर है। और जैसे मैंने कहा इट इज नॉन रिस्की, इसका रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, ना के बराबर है। इट इज नॉन रिस्की एंड आल्सो कॉल्ड नॉन कैंसरस ट्यूमर। तो मेरे को क्लियर हो गया मानसी कि ऐसा ट्यूमर जो जहां बनता है वही सीमित रहता है, उसकी सेल्स उस जगह से कहीं और नहीं जाती, इन दूसरी जगह नहीं फैलता और कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है, उसको बोलते हैं बेनिग्न ट्यूमर। और जनरली इसको नॉन रिस्की और नॉन कैंसर ट्यूमर भी कहा जाता है। हम कई बार कहते हैं यहाँ गांठ सी बनी हुई है, बहुत दिन बनी हुई है, बचपन से बनी हुई है, कोई भी नोड गांठ ट्यूमर होता है, कैंसर होता है। अब वो अलग बात है बेनिग्न है तो उसका नुकसान नहीं है। अगर डॉक्टर के पास जाते हो यार यहाँ गांठ सी बन गई और डॉक्टर साहब दिखाया हूँ, डॉक्टर साहब कहते हैं दबा के दर्द तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा जी। और उनका ठीक है, साइज तो नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा है, कि रहने दो ऐसे ही, थोड़ा रहने दो उसको ऐसे ही, मान दर्द हो साइज बढ़ तो आना। तो उन्हें पता है कि बेनिग्न ट्यूमर है, वो कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, बेनिग्न ट्यूमर क्लियर हो गया कि किसको हम बेनिग्न ट्यूमर बोलते हैं, दूसरे पार्ट को नहीं जाता और बहुत कम नुकसान का लिटिल डैमेज करता है। अब हम बात करें नंबर 2 की, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। लो जी, ये खतरनाक है, ये रिस्की है। स्प्रेड अदर ऑर्गन्स फ्रॉम ओरिजिन साइड, कहीं ओरिजिन हुआ और फिर इसकी सेल दूसरे पार्ट तक में फैल जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हम मैलिग्नेंट की बात कर रहे हैं। इट सेल्स migrate to other parts from origin site, जहां origin हुआ है, from origin site। डॉक्टर बनने के बाद सब चीजें आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़नी है। फ्रॉम origin site, तो बनता कहीं पे है वहां तो नुकसान करता ही है, और फिर वहां से मानसी और पार्ट में चला जाता है और वहां भी नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। आप पूरी बॉडी में फैल गया कि भाई तो अब जान बचनी मुश्किल है, थर्ड स्टेज पहुंच गया। तो इसको प्राइमरी स्टेज वो है, फर्स्ट जहां पे बना है अभी, ठीक है। सेकंड स्टेज वो जिस ऑर्गन बना उसके कई पार्ट उस ऑर्गन में फैल गया, और थर्ड में उस ऑर्गन से निकल के पूरी बॉडी में फैल गया। तो थर्ड स्टेज डेंजरस मान लेते हैं, खतरनाक है। ये वर्ड आपने सुने कहीं ना कहीं, चूंकि कैंसर काफी कॉमन हो चुका है हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग कैंसर से मरते हैं, बहुत सारे डेथ कैंसर से हो रही है। और ऐसा हम कोई इसके आसपास किसी को कैंसर ना हुआ हो, कोई की पड़ोसी हो, रिलेटिव हो, हमने सुना कि उनको कैंसर हो गया, और थ्रोट का हुआ है, ब्लड का हुआ है, इंटेस्टाइन का हुआ है, हम बहुत सारी बात, बोन का हुआ है, हम बहुत सारी बात करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, लेकिन उसकी टेक्निकल बात नहीं जानते। ये हमें हो गया, दिस ट्यूमर ग्रो रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो कर दिस ट्यूमर। तो साक्षी दिस ट्यूमर ग्रोज रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो करता है, साइज बढ़ता जाएगा रैपिडली। डिवीजन रेट बहुत फास्ट होते हैं, कैंसर सेल का डिवीजन रेट नॉर्मल सेल के मुकाबले कई गुना फास्ट होता है, इससे ज्यादा सेल बनती हैं। और जो सेल बनती है वो मैच्योर नहीं होती, वो इमेच्योर सेल्स होती हैं। तो ये अब हम मैलिग्नेंट की बात कर रहे हैं, और जब इस ट्यूमर की सेल दूसरी जगह जाकर नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देती हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। क्या कहेंगे? मेटास्टेसिस, इंपॉर्टेंट टर्म है। द प्रॉपर्टी in which its cells
माइग्रेट टू अदर पार्ट, माइग्रेट टू अदर पार्ट, मान से दूसरे पार्ट में जाएंगे, अदर पार्ट, एंड ट्रांसफॉर्म इन नॉर्मल सेल, ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इन नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल। चलिए दूसरे ऑर्गन में जाएंगी तो वहां की नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देती हैं, एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। इज कॉल्ड, हम क्या करें, कॉल्ड मेटास्टेसिस, ये हो गई। इस वर्ड को आपको याद रखना है, मेटास्टेसिस इसे बोलते हैं। इसमें नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और ये इस ट्यूमर की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और हम भी जानते हैं सभी कैंसर में ट्यूमर बनता है एक्सेप्ट ब्लड कैंसर। जो ब्लड कैंसर, वहां ट्यूमर वर्ड अप्लाई नहीं होता, तो देयर इज नो ट्यूमर इन ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर बोलते हैं लुकेमिया। क्या बोलते हैं? लुकेमिया। मैं लिख देता हूं, देयर इज नो ट्यूमर फॉर्मेशन, देयर इज नो ट्यूमर फॉर्मेशन, नो ट्यूमर फॉर्मेशन इन ब्लड कैंसर। वहां कैंसर तो होंगी पर ट्यूमर नहीं बनेगा, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया इसको बोल, ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर। और इसमें क्या होता है, इसमें जो WBC है, नोट आप, WBC का इमेच्योर WBC नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है। आप पता है कि हमारी नॉर्मल नंबर WBC का 6000 8000 होता है, लेकिन जब ये नंबर मोर देन 80,000 तक पहुंच जाता है तो उसे हम ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, और ये सेल ब्लड के साथ घूमते रहते, माइग्रेट करती रहती है। तो ये तो बात ट्यूमर की हो गई। और अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर, किन किन चीजों से हमें कैंसर होता है, क्या कारण है। ठीक है, तो अभी तो कैसे ट्यूमर क्या है, कैसे कैसे मेटास्टेसिस, उसकी बात की है। और बच्चों अब हम बात किस करने वाले हैं, बात हम करने वाले हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। किन कारणों से कैंसर होता है। आप बहुत बात सुनते हो, ये नहीं करना चाहिए, इससे कैंसर हो, वो नहीं, उससे कैंसर होता है। तो अब आप साइंटिफिकली मेडिकली फैक्ट जान लें कि कैंसर कैसे होता है। और अगर कोई पार्ट स्लिप होता है तो आप रिकॉर्डिंग तुरंत तुरंत देखें, क्योंकि उससे आपका, जब स्लो मोशन में आप अपने साथ देखते हो तो आपको फैक्ट क्लियर होते हैं। यहाँ पर कई बार कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, घर में किसी ने आवाज दे दी, कोई आप काम करना पड़ गया, बीच में आप क्लास डिस्टर्ब हो गई तो आपके वो पॉइंट स्लिप हो गए। तो जब ऐसा हो तो आप फास्टली स्क्रॉल करके क्लास देख सकते हो, ले सकते हो। ये बड़ा फायदा है, रिकॉर्डिंग हमेशा होने रहने, हमारे पास रहने का बड़ा फायदा है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर, देखिए कोई भी कैंसर कॉजिंग एजेंट, ऐसा कोई एजेंट जिसमें कैंसर होता है उसको हम ओंकोजन, या बच्चों बोलते हैं कार्सिनोजन, ओंकोजन या कार्सिनोजन। तो लिख रहा हूं, कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर कॉजिंग एजेंट कॉल्ड ओंकोजन, ओंकोजन, ओंकोजन और कार्सिनोजन। जिससे लोगों को कैंसर होता है वो टेक्निकली क्या कहलाता है, ओंकोजन या कार्सिनोजन कहलाता है। अब वो क्या क्या, उसकी बात धीरे धीरे होगी। तो अब ये फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है। तो हम एक एक की बात करेंगे। को जो कैंसर में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजेंट की। नंबर 1, फिजिकल एजेंट।
जो इसका रेडिएशन है, रेडिएशन वो फिजिकल एजेंट है। तो हम बात करेंगे एक्स रेज, गामा रेज एंड यूवी रेज आर कॉमन फिजिकल एजेंट। यूवी रेज नॉन आयोनाइजिंग एंड नॉन, और क्लियर कर दो, आयोनाइजिंग UV rays are common physical agent, are physical carcinogen। ठीक है, तो एक्सरेज जब कराते हैं, जो एक्सरे हम कराते हैं उससे कई बार नुकसान हो सकता है। लगातार बार बार एक ही साइट पर एक्सरे रिपीट कराने से भी नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। गामा रेज भी कैंसर कर सकती हैं। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है, जो यूरेज की फॉर्म में होता है, उससे भी कैंसर हो सकता है। और कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं जहां पर टेम्परेचर, प्रेशर भी या ह्यूमिडिटी भी कैंसर का कारण बन सकते, पर बहुत माइनर कोज होते हैं। तो मेजर कोज की हम बात कर रहे हैं, आपको तीनों रेडिएशन को याद रखना है, इससे कैंसर होता है। अब आप देखो, जब आप कैंसर एक्सरे कराने जाते हो, जो एक्सरे टेक्नीशियन वो एप्रोन पहने होता है, वो रेडिएशन प्रूफ होता है। और चूंकि आप तो अभी जा रहे हो, एक ही बार करा रहे हो, वो तो दिन में कई बार करता है। तो एक्सरेज के एक्सपोजर से बचने के लिए वो दूसरे रूम में जाकर, शीशा लगा होता है, वहां से क्लिक करता है और भाई से बोलते थे आप सांस लो, ऐसे करो, वैसे करो। और एप्रोन पहने हुए है, तो उसे पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आई मे सफर फ्रॉम द कैंसर। तो इसलिए सेफ, एब्सोल्यूट सेफ नहीं है। पर ये भी नहीं कि एक बार एक्स्ट्रा कैंसर हो जाएगा, और रिपीटिंग फॉर्म में कैंसर हो सकता है। और चलिए, तो ये तो फिजिकल ऑन्कोजन हो गए। अब ये क्या करते हैं, दे रेडिएशन डैमेज द डीएनए। रेडिएशन, इससे क्या हो, रेडिएशन डैमेज, बच्चों क्या हो, डैमेज टू डीएनए, ये बॉन्ड तोड़ देगा, डैमेज टू डीएनए। एंड सेल बिकम्स न्यूप्लास्टिक, एंड सेल बिकम न्यूप्लास्टिक, कैंसर हो सकती है। सेल बिकम, में बिकम न्यूप्लास्टिक, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो रेडिएशन से डीएनए पर फर्क पड़ता है, डीएनए के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होने से क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होने से डीएनए की स्ट्रक्चर बदलेगी, उससे कोई एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी, और वो कैंसर कोजिंग हो सकती है। दैट विल बी कैंसर कोजिंग। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, केमिकल कार्सिनोजन की। केमिकल कार्सिनोजन यानी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। नंबर 2, केमिकल कार्सिनोजन। तो यहां पर हम मानसी बात कर रहे हैं उन केमिकल जिनसे कैंसर हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि टोबैको स्मोक हैज 31 ऑन्कोजेंस। उसमें 31 कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, एक नहीं, दो नहीं। तो सेफ नहीं है, लेकिन लोग नहीं मानते और अपने आप तो बदतमीजी करते ही हैं, अपने आसपास लोगों को भी। पैसिव स्मोकर को नुकसान ज्यादा होता है। जो एक्टिव स्मोकर है, एक्टिव जो कर रहा है, और पैसिव जो बेचारा झेल रहा है। आप किसी को कहो कि भाई स्मोकिंग ना करो, तो ऐसे देखता है जैसे वो शेर और हम कुछ भी ना हो। डराने की कोशिश करता है, डर सा लगता है। और कुछ तो कहते हैं करो, क्या करे, कर ले क्या करे। बस में तो ऐसी दिक्कत आती है, अपनी गाड़ी चलो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो हम अपने ही लोग हैं। लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कहीं पब्लिक प्लेस पर होते हैं, वहां तो किसी को कहना आज टाइम में मुसीबत, लड़ाई को मोलेना हो जाता है। मुश्किल कोई समझदार मिले जो कहते हैं ओके सॉरी सॉरी, लेकिन वो ऐसा करता अच्छा। तो चलिए, खैर ये बात होती है। तो टोबैको स्मोक हैज मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल कार्सिनोजन, कार्सिनोजेंस।
उसमें कई सारे कार्सिनोजेंस होते हैं बच्चों, और हम ये भी जानते हैं इनसे लंग कैंसर होता है, दैट में कॉज लंग कैंसर, विच में कॉज लंग कैंसर, उनसे लंग कैंसर होता है। ठीक है साक्षी जी। अब बहुत डाई, इवन जो आप रंगीन मिठाई खाते हो, देखे पीली है, गुलाबी है, नीली है, कहते बड़ी भैया पिंक वाले दे दे, भैया रेड वाले दे दे, येलो वाले दे दे, तो उनमें डाई यूज होती है, दैट में आल्सो कॉज कैंसर। तो नेचुरल कलर अलग होते हैं, और ये जो स्वीट्स में आजकल यूज होते हैं सिंथेटिक कलर, वो भी कैंसर कॉजिंग है। आप किसी को बोल दो कि भाई मीठा रंग क्यों डाल रहा है। अब मैं छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हम एक शॉप पर जाते थे, किट्टू टिक्की खाने जाता था, किट्टू टिक्की खाने जाता था उसके पास, और वह सोयाबीन की बड़ी को रंग में रंगता रहता था, उससे वो रंगीन हो जाती थी। और एक दिन मैंने उससे कहा कि भाई तुमको रंगता क्यों है। अरे थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा टेक्सचर बन जाता है इनका। मैंने तुझे पता है इनसे कैंसर में जाता है। पता क्या डालो मारा उसने, मत खाओ। उसे इस बात का ये कुछ नहीं हुआ कि वो उससे पूछे भाई क्या कैसे है, तो उसने सीधा जवाब दिया, मतलब इरिटेट हो गए, मत खाओ। यानी वो उस बात को पसंद नहीं करता मैं उसको ये कहूँ कि तू रंग क्यों रहा है। तो सब जगह ऐसे ही माहौल है, कोई किसी ने तैयार नहीं है। जहर को बेच के लोग खुश हो रहे हैं, और दुख तो तब है जो खाने वाले और भी खुश हो रहे हैं, खाने वाले और भी खुश हो रहे हैं। अगर वो प्लेन डालता है तो कहते हैं यार ये तो मजा, देखने में मजा नहीं आ रहा है, तो और रंगीन देख कहते हैं भाई वाह ये डाल दे भाई। तो जहां विक्टिम ही खुश होता हो वहां कुछ नहीं किया जा सकता। चलो आगे बात करते हैं। ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी कुछ पहले तक ये ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड आप खाते हो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाता था, और ये भी कैंसर कॉजिंग है। कितने साल कितने लोगों ने खाया, बच्चे भी खाते हैं। तो कई बातें तो आजकल हम बिल्कुल, देखो तभी तो कहते हैं जो आप डोमेस्टिक घर के प्रोडक्ट खाते हो उनका ध्यान, सफाई का ध्यान रखा जाता है, और जो बाहर के प्रोडक्ट हैं उनमें केवल केवल टेस्ट का, टंग का ध्यान रखा जाता है, चस्का लगाया जाता है, ताकि आप उसका कुछ खाओ ही ना। और कितने नुकसान देते हैं वो जो रोज से यूज करता है उसको ही पता है, बाद में पता चलता है। तो अवॉइड द मार्केट, मतलब जो मार्केट तो नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन जिसको बाहर के हम फूड की बात करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, और कम से कम रियरली से यूज करना चाहिए। तो अब मानसी जी आगे बात करते हैं। अब हम बात किसी करेंगे, बात करेंगे बायोलॉजिकल ऑन्कोजेंस की, बायोलॉजिकल ऑन्कोजेंस नंबर 3। लिस्ट तो बहुत लंबी है, और हमें क्योंकि एनसीईआरटी के आसपास रहना है, उसमें केवल टोबैको स्मोक की बात कही गई है। एजोडाई भी कैंसर करती हैं, और हैवी मेटल भी कैंसर करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोम भी कैंसर करता है, मार्स गैस भी कैंसर करती है। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, और हमें उस पर नहीं जाना है, उस पर नहीं जाना है। और साक्षी जी कुछ कहना चाहती हैं, कैंसर मानसी मैदा से भी होता है क्या? साक्षी मैदा से कैंसर होता है क्या? देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत समझदारी के साथ उन फैक्ट को डेवलप किया गया है विदाउट एक्सप्लेनेशन। फैक्ट बिल्कुल सही है, और जो उसकी एक्सप्लेनेशन वो हमें नहीं बताई जाती, ना पता होता। अब देखिए मैदा कैंसर कॉजिंग नहीं है, और मैदा कहते हैं ना पेट में जाकर चिपकती भी नहीं है कि मैदा खाओ चिपक जाएगी, इसलिए मैदा प्रोडक्ट ना खाओ, तो ये तो नहीं होता। तो फ्री को क्यों कहा गया है, रीजन क्या है? देखिए मैदा को बहुत थिन ग्राइंड किया जाता है, बहुत थिन ग्राइंड किया जाता है, और उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, जब वो बहुत थिन ग्राइंड होती है, बहुत बारीक ग्राइंड करते हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिससे उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंपोजिशन बदल जाती है, और जो न्यूट्रिशन मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा आटा जो है वो रफ होना चाहिए, उसको बहुत थिन ग्राइंड नहीं किया जाना चाहिए। तो मैदा को रोकने के पीछे मतलब ये है साक्षी, कि उसके थिन ग्राइंडिंग से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म होती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसमें विटामिन हैं वो डैमेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या और भी कुछ ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट गड़बड़ हो जाते हैं,
तो अब समझाने वाले ऐसा समझाते होते क्या ना बेटे पेट में चिपक जाएगी, और हम भी सोचते रहे खा के चिपक के भैया निकले कैसे, तो नहीं चिपकती। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में लगातार पेरिस्टल मूवमेंट है, गॉबलेट सेल म्यूकस बनाती है, इतना चिकना करके आगे निकालती रहती हैं, और जिस वजह से वो कहा जाता है वो मैंने आपको बताया है। और मैं हमेशा कहता हूँ जिस चीज को आपको मना किया जा रहा है उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक फैक्ट है। ये अलग बात है कि जो बताने वाला है उसके पास उसकी परफेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, पर जो कह रहा है वो लगभग हो सकता सही कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए बड़ों की बात माने, उनकी बात में काफी अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। अब आगे बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल ओंकोजेंस। सर्टेन बायोलॉजिकल ओंकोजेंस, बायोलॉजिकल ओंकोजेंस, सर्टेन वायरस आर कैंसर कोजिंग, कुछ वायरस से भी होता है, वायरसेस आर कैंसर कोजिंग, वो कैंसर कोजिंग है, उनसे कैंसर होता है। ठीक है, कार्ड ओंको वायरस, उनका नाम क्या देगा, कार्ड ओंको वायरस, जिनसे कैंसर होता है ओंको वायरस। तो जो कैंसर कोजिंग वायरस है वो ओंको वायरस हैं, और दे हैव ओंकोजीन, दीज हैव कैंसर कोजिंग जीन, इनमें कैंसर का जीन है, कैंसर कॉजिंग जीन्स कार्ड ओंकोजीन। लो जी, तो इनमें बच्चों ओंकोजीन है और ये जीन कैंसर करती है, सेल डिवीजन का कंट्रोल खत्म कर देती है, ग्रोथ सेल ग्रोथ का कंट्रोल खत्म कर देती है, डिफरेंस कंट्रोल खत्म कर देती है, और यही खत्म हो जाए तो कैंसर है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, सेलुलर ओंकोजन, सेलुलर ओंकोजन, सेलुलर ओंकोजन नंबर 4 है सेलुलर ओंकोजेंस। देखिए हम सबकी सेल्स में जीन होती है, नॉर्मल सेल में जीन सब में ही है, और हमारे सेल में इनएक्टिव फॉर्म में कैंसर जीन होती है, जिसको प्रोटो ओंकोजीन बोलते हैं, उसका प्रोटो हट जाना ही कैंसर कोजिंग है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि किसी इंसान ने कभी स्मोक नहीं किया, कोई दिक्कत अल्कोहल कुछ नहीं लिया, और फिर भी लंग्स में कैंसर हो गया। तो हो सकता है क्योंकि उसकी हर सेल में, उसकी बॉडी सेल में ओंकोजीन मौजूद है, प्रोटो ओंकोजीन मौजूद है, और उनके एक्टिवेशन से कैंसर हो जाता है। तो प्रोटो ओंकोजीन्स कैंसर कोजिंग इनएक्टिव जीन्स, और जो कैंसर कोजिंग इनएक्टिव जीन है उनको हम बोलते हैं सी ओंग, याद रखो इसको, सी ओंग से डिनोट करते हैं, सी ओंग मान कैंसर कोजिंग जीन आर present in our cells, ये हमारी सेल मौजूद हैं, और when these become active, जब ये एक्टिव हो जाती हैं तो उससे अवनी जी कैंसर हो जाता है, becomes active when these genes becomes active, जब एक्टिव हो जाएंगी मे कॉज कैंसर, इनसे कैंसर हो सकता है, और हो गई मे कॉज कैंसर। तो हम सब भी कैंसर की गोले पर बैठे हुए हैं अपने आप भी, क्योंकि हमारी सेल में ओंकोजीन, और हम ये भी जान लें प्रोटोंकोजीन है, ओंको कहना गलत हो जाएगा, वो एक्टिव फॉर्म में है, और साक्षी जो कैंसर है वो हमारी एक सेल में कभी नहीं हो सकता। क्या आप बता सकते हो कौन सेल है, हमारा एक टिश्यू नेवर कोज कैंसर, टिश्यू का सेल बोलना चाहिए। और 11th मैंने बताया था आपको
जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि वो डिवीजन ही नहीं करते, मैच्योर फॉर्म में डिवीजन नहीं करते, क्योंकि सेंट्रल नहीं होता है, इसलिए कभी भी किसी को न्यूरॉन की वजह से कैंसर नहीं होगा। लेकिन आप कहोगे ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर तो बहुत सुना हमने, ट्यूमर कैंसर होता है, लेकिन वो न्यूरॉन की वजह से नहीं है। आपको सरप्राइज होगा कि बल्क ऑफ सेल्स इन आवर ब्रेन आर नॉन नर्वस। जो न्यूरॉन नहीं है वो ग्लियल सेल्स होती हैं, और वो सेल डिवीजन करती रहती हैं, उनका काम न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देना। कैंसर उनमें ट्यूमर हो सकता है, और उनके ट्यूमर से न्यूरॉन को नुकसान होता है। तो जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो दैट इज नॉट ड्यू टू न्यूरॉन्स, दैट इज ड्यू टू ग्लियल सेल, उनकी वजह से वो होता है। तो आप बताएं मुझे यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? बच्चों हाँ नाम जवाब दें। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और अब हम बात करें डिटेक्शन ऑफ कैंसर। हम चित्राली कह रही है हाँ, मानसी सब बच्चों की हाँ है, तो अब मैं बोलता हूँ डिटेक्शन ऑफ कैंसर। डॉक्टर बनने के बाद आप कैसे पता लगाओगे जो आपके पास पेशेंट आया है ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर? तो डिटेक्शन ऑफ कैंसर की बात करें, डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ऑफ कैंसर तो बच्चों हैंडल है डिटेक्शन ऑफ कैंसर। पता लगा डिटेक्शन ऑफ कैंसर बाय सर्टेन टेक्निक्स, बाय सर्टेन टेक्निक्स। ठीक है, कुछ टेक्निक्स वी कैन डिटेक्ट द कैंसर, वी कैन डिटेक्ट द कैंसर। हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब वो टेक्निक क्या की बात मैं कर रहा हूं, नंबर 1 है बायोप्सी। पहला टेस्ट है बायोप्सी। बायोप्सी आप कई बार सुनते हो कि भाई उनका एक पीस निकाल के भेजा है लखनऊ, सॉरी दिल्ली या मुंबई, और पता चल जाएगा कि रिपोर्ट आएगी कि कैंसर है कि नहीं। तो जो टिश्यू का पीस निकाला गया है उसकी स्टडी करना बायोप्सी कहलाता है। उसमें हम देखते हैं कि जो टिश्यू है उसमें कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नॉन कैंसरस है। अगर कैंसर सेल की प्रॉपर्टी हम कहेंगे कैंसर है, और नहीं है तो कहेंगे नहीं, ये तो गांठ ऐसी बन गई, नॉन कैंसरस है, इसे बायोप्सी बोलते हैं। तो याद रख, डिटेल में याद रहेगा। तो बायोप्सी, तो बेस्ड ऑन हिस्टोपैथोलॉजी यानी सेल की स्टडी पर बेस्ड है। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, तो जो बायोप्सी है इट इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ सेल। अब दूसरा क्या है? दूसरा होता है रेडियोग्राफी। नंबर 2 क्या है? बाय रेडियोग्राफी। बाय रेडियोग्राफी ग्राफी एज, इसमें क्या करेंगे? एज एक्सरेज से आइडिया हो जाता है। एक्सरे करके भी आइडिया हो जाता है कैंसर हो रहा नहीं हो रहा है। सीटी इसे बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी। कि सीटी स्कैन कराया आपने ना, कंप्यूटर टोमोग्राफी। एमआरआई, आप एमआरआई की बात करते हो, और हम जानते हैं इसका पूर्ण नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको बोलते हैं। और एमआरआई भी बहुत सुना आपने भाई, एमआरआई कराया गया उसका सॉफ्ट टिश्यू का पता चल जाता है एमआरआई से, तो ये भी टेस्ट है। और प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, नेक्स्ट क्या है? नंबर 3, बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडीज प्रेजेंस, और एंटीबॉडी वो होती हैं जो अगेंस्ट कैंसर बनती हैं, एंटीबॉडीज विच प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट कैंसर। ठीक है, तो ये डिटेक्शन है, इनके बेस पर हम ये कंफर्म करते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और नॉट। ठीक है, डिटेक्शन है, और जब डिटेक्शन हो गया है तो अब तो हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट क्या है वो जान लें आप, ट्रीटमेंट की बात होगी, है ना। डायग्नोसिस हो गया और नेक्स्ट पार्ट अब ट्रीटमेंट होगा। हालांकि हम ये मानते हैं कैंसर ठीक नहीं हो सकता, और अब हमारे पास काफी संभावना है कैंसर की डिटेक्शन को कंट्रोल करने की। We have developed many advanced technique or test or drugs. तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है? देखिए, आपने बहुत सुना है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बहुत सुन रखा आपने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्जरी की। सर्जरी यानी ऑपरेशन करके जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको निकाल देना। सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या फर्क है? देखिए, दोनों का एमआरआई ज्यादा सेंसिटिव है और ये मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है, और सीटी जो है वो रेज पर बेस्ड है। दोनों का एक अलग अलग क्राइटेरिया है। सीटी से एडवांस एमआरआई होता है, तो एक्सरेज भी वैसे तो उससे एडवांस सीटी और उससे एडवांस एमआरआई है। तो सर्जरी, इनफैक्ट कैंसर ट्यूमर रिमूव बाय सर्जरी, सर्जरी निकाल देते हैं। एज in case of uterus cancer, in case of uterus cancer, it is removed, it is उसे निकाल देते हैं। और ये आपने पढ़ा है, मैंने लिखवाए थे जब हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो हमने कई से लिखवाए टोमी एक साथ, तो वहां लिखवाया था हिस्ट्रेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्ट्रेक्टोमी। तो इफ ए फीमेल सफरिंग फ्रॉम यूट्राइन कैंसर, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि उसको हम पूरा यूट्रस रिमूव कर देते हैं और उससे लाइफ बिल्कुल सेफ हो जाती है। लेकिन हर औरत को निकाल सकते हैं, मान लीजिए ब्रेन में ट्यूमर को निकाल देंगे, तो जहां पर पॉसिबल है उसको सर्जरी निकाल सकते हैं, लेकिन जहां पर पॉसिबल नहीं है वहां पर हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की। नंबर 2, रेडियोथेरेपी। इसमें हम स्पेसिफिक रेज एक्सपोज करते हैं कैंसरस पार्ट पर ये सेफ इसलिए नहीं है, टोटली सेफ नहीं है, क्योंकि इससे कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल को भी नुकसान पहुंचता है। तो कई बार आप कहते हो ना कि वो उसके ऊपर रेडिएशन कराने, रेडियोथेरेपी कराने गए, दिल्ली गए हैं, तो स्पेसिफिक रेज एक्सपोज की जाती हैं इस पर्पज के साथ कि दे कैन डैमेज द कैंसर सेल, बट अलॉन्ग विद कैंसर सेल दे आल्सो डैमेज द नॉर्मल सेल। पर जो जान बचाने कुछ भी करना पड़ता है, नुकसान नॉर्मल सेल को भी होता है। मेरे कहने का मकसद ये था कि नॉर्मल सेल को नुकसान होता है। और नंबर, ठीक है, कीमोथेरेपी। नंबर 3, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, यहां पर हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, दवाई यूज करते हैं जो कैंसर को मारती हैं और डिवीजन रेट को इनहिबिट करती है। ये तो पता है आप, कैंसर इज द फास्ट डिवीजन रेट रिजल्ट उसकी वजह से हो रहा है। तो एक तो हम कैंसर को मारे, कुछ केमिकल हमारे पास है, साथ ही साथ डिवीजन रेट कम कर दें तो कंट्रोल होने में आसानी हो जाएगी। लेकिन कोई भी कीमोथेरेपी ड्रग नॉट टोटली सेफ, क्योंकि वो भी नॉर्मल सेल को नुकसान पहुंचाती है। जब कीमोथेरेपी होती है उससे ब्लड सेल को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जब ड्रग इंड्यूस की जाती है दैट डैमेज द
RBC, WBC and platelets, all of these three. इसलिए कीमोथेरेपी के बाद जनरली पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, किसी और का ब्लड दिया जाता है ताकि उसके अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट नंबर नॉर्मल हो जाए। चलिए अब आगे बात करते हैं और क्या हम कर सकते हैं। अब रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दोनों साथ साथ चलती हैं और इसके बाद हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी देखिए, इम्यून सिस्टम अगर सही से काम करे तो काफी बीमारी कंट्रोल हो जाती है। तो हम ऐसी थेरेपी देते हैं जिससे जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम परफेक्टली काम करे, वो इम्यून सिस्टम परफेक्टली काम करे। और इसके लिए हम देते हैं अल्फा इंटरफेरोन। याद रखना, अल्फा इंटरफेरोन्स आर गिवन टू पेशेंट। जो कैंसर पेशेंट उसे क्या देते हैं, उसको हम अल्फा इंटरफेरोन देते हैं, विच एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। याद रखना है, विच एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेगा हमारे जो पेशेंट है। और अब इससे क्या होगा, टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर। तो अल्फा इंटरफेरोन का आपको याद रखना है, ट्यूमर डिस्ट्रॉय करने में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और कई बार आपके तो शिकायत हो रही है तो लेजर थेरेपी आल्सो हेल्पफुल। नंबर 5 है लेजर थेरेपी। इसमें लेजर रेंज को इंपोर्ट करते हैं और थोड़ा सेफ है, पर लंबा टाइम चाहिए इसके लिए। तो रेडियोथेरेपी गिव द क्विक रेस्पॉन्स, लेजर थेरेपी गिव द स्लो रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स स्लो है तो नुकसान भी कम होगा। तो these are the different टेक्निक्स, प्रोसेस टू ट्रीट द कैंसर, है ना। और वैसे तो एक टैक्सोल भी एंटी कैंसरस ड्रग है जो एक जिम्नोस्पर्म से मिलते नाम है टैक्सस नेम ऑफ जिम्नोस्पर्म। और उससे हम टैक्सोल कैंसर ड्रग लेते हैं जो काफी इफेक्टिव है। और इसके अलावा भी बहुत सारी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन भी कैंसर अवेलेबल है, पर आई प्रेफर दैट ट्रीटमेंट शुड बी बाय द एलोपैथिक प्रोसेस। क्योंकि देखो, एलोपैथिक भले ही थोड़ा सा वो हो, लेकिन वो सर्टेन है, डेफिनेट है, हमें पता होता है क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी सब रैंडम है। कई बार तो हम सब पैरेलल ट्रीटमेंट लेने के बाद और नुकसान भी चले जाते हैं। तो चलिए खैर, तो कैंसर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बिल्कुल लर्न करेंगे। और टेस्ट 1-2 दिन पोस्टपोन रहेगा, चूंकि आज पूरे दिन बारिश रही तो कोई बैच ढंग में नहीं हो पाया और बच्चे कम आए। तो फिर मुझे लगा कि टेस्ट वेस्ट करने से बेहतर है कि आज क्लास ले लेते हैं और टेस्ट 1-2 दिन बाद ले लेंगे। मैं कल या परसों कल ही डेट बता दूंगा कि टेस्ट कब होगा। और थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड टुमारो वी शैल स्टार्ट ड्रग्स। हम ड्रग्स की बात करेंगे। चलिए, तो थैंक्स वंस अगेन एंड सी यू टुमारो।